हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयो एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है केमिकल कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ पार्ट नंबर 2। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और उसके केमिकल नाम क्या है, उसके केमिकल फॉर्मूले क्या है, सारी बातें आपके ये दोनों पार्ट में कंप्लीट होने वाली है। तो आई होप आपने पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से देखा होगा। आज इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम 15 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स पार्ट नंबर 1 में बच गए थे, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, आज हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोनों ही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारी बातें आपको अच्छे से पढ़ना है। केमिकल फॉर्मूले में इतनी सी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एडुटैप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आपके लिए एडुटैप ने लेकर आया है कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक। जो बच्चे ईपीएफओ, एपीएफसी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप बार बार सिलेबस सर्च करते हैं, आप पीवाईक्यूज को सर्च करते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आपका वो टाइम बचाने के लिए एडुटैप ने आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक आपको मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, आपको वो मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स कैसे गेन करना है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब फायर एक्सटिंग्विशर भी हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज नहीं करते कि डेली आग कहीं नहीं लगती है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स आप देखेंगे कि हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर अपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखता है, क्योंकि ये एक रिस्की चीज है कि कभी भी आग लग सकती है और हम कहाँ भागेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर रहता है। अब जब फायर बर्निंग होती है तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल रहता है। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है। तो हमारा सबसे मेन काम क्या रहेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना। अगर ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा तो वो आग बुझ जाएगी, वहां से बर्निंग जो है वो क्लोज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर में हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर सके। और फायर एक्सटिंग्विशर में क्या ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाना चाहिए, तो उसके अंदर एक तो हम डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला वापस से रिवीजन हो जा रहा है और आपको सारी बातें रिवीजन करते हुए चलना है। NaHCO3। सोडियम बाय का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। दूसरा इसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा इसमें क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। H2SO4 जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके आजू बाजू कवर बना लेती है, ऑक्सीजन के आजू बाजू कवर बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और बर्निंग रुक जाती है। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ना लिखकर बेकिंग सोडा दे सकता है, और बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी भी कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूले मैंने दिए हैं ऑप्शन में, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको फॉर्मूले के नाम पता रहना चाहिए। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है आगे मैं क्वेश्चंस में आपको बताने वाली हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता होगा, बहुत इजी है, CO2। NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में क्वेश्चंस आगे है, जिसमें हम वहां पर डिस्कस करने वाले, लेकिन आपको फॉर्मूले के नाम पता रहना चाहिए, याद करते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अब आप अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, तो उसमें ज़्यादा ऑयल डाल देते, ऊपर तक ऑयल डाल देते ताकि वो खराब नहीं होना चाहिए।
तो वो एक प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद आप उसमें नमक डालते हैं, नमक भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव होते क्या है? प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? हमारे फूड को खराब होने से बचाते हैं, हमारे फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पर हम पिकल्स में एक केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। कई बार एग्जाम में आपको ये नाम नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है। तो C6H5COONA। तो और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। विनेगर, एक तो विनेगर यूज होता है, दूसरा मैंने आपको बताया ऑयल यूज होता है। शुगर, शुगर किसमें यूज होता है? जब जैम्स बनाई जाती, जेलीज बनाई जाती है, तो जैम्स भी बहुत दिनों तक खराब नहीं होता, तो जैम में एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं शुगर। उसके बाद विनेगर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो अनियन है पिंक कलर की, रेड कलर की अनियन आती है, वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती, उसमें विनेगर डला हुआ रहता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है, लेकिन पिकल्स में हम सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, C6H5COONA। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं साइट्रिक एसिड की। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो रहता है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे फलों में, लेमन में, ऑरेंज में, इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट अगर मैं दूसरे व्यू में कहूँ तो आप जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, छोटी सी वहां पर डब्बी रहती है जिसमें नमक रहता है, उसे टेबल सॉल्ट कहते हैं। तो जो टेबल सॉल्ट आप यूज करते हैं वो कौन सा रहता है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा रहता है? आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड रहता है। अब इसका फॉर्मूला मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था, तो आपको याद भी आ गया होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें पोटेशियम के प्लस आयंस रहते हैं और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस रहते हैं, दोनों मिलकर हमारा क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड हमारा टेबल सॉल्ट है, हमारा कॉमन सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट को ही क्या कहा जाता है? कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, जिसके एक क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको करवाया था। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम सल्फेट नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कोल्ड पैक्स ऑफ फॉर फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में आप देखना, फर्स्ट एड बॉक्स में कोल्ड पैक्स रहते हैं। कोल्ड पैक्स आप वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपको लग जाती है, ताकि वो दर्द को खींच सके, आपकी पेन को रिलीव कर सके। तो कोल्ड पैक्स में ऐसा क्या होता है जो हमें रिलीफ देता है पेन से? तो आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है। सोडियम क्लोराइड अभी हमने देखा कि कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट होता है। पोटेशियम यानी कि खाली के, एक मेटल है, पोटेशियम मेटल है, तो मेटल को हम कोल्ड पैक में नहीं डालेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं रहता है, क्या रहता है? अमोनियम नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है? आपको याद रखना है, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3। अब देखिए, जो कोल्ड पैक्स रहते हैं उसमें 2 ब्लॉक रहते हैं। कोल्ड पैक्स में अंदर में क्या रहते हैं? 2 ब्लॉक्स रहते हैं। एक तरफ आपका अमोनियम नाइट्रेट रहता है और एक तरफ आपका वाटर रहता है। ठीक है, तो जब आपको कभी लग जाती है, आप उसको स्क्वीज करते हैं, आप थोड़ा सा उसको दबाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट और वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो रिलीफ को, पेन को खींचते हैं अपनी तरफ, और उससे आपको थोड़ी रिलीफ मिलती है। तो फर्स्ट एड में जो कोल्ड पैक्स रहते हैं उसमें क्या रहता है? अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ वाटर रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन डेटॉल? डेटॉल आपने सुना होगा कि डेटॉल क्या करता है, आपने ऐड भी देखी होगी डेटॉल की, वो हम कीटाणुओं को मारता है। तो वैसे ही ये एक एंटीसेप्टिक है। तो एंटीसेप्टिक जो डेटॉल में यूज होता है उसका नाम क्या है? एंटीसेप्टिक क्या करेगा? बैक्टीरिया की, वायरस की ग्रोथ को रोकेगा। उसको मारता नहीं है, उसकी वायरस, जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ को रोकता है, कम करता है। तो यहाँ पर डेटॉल में जो एक एंटीसेप्टिक यूज होता है उसमें इथेनॉल आपका नहीं आता है। इथेनॉल मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था कि इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, वो हम डेटॉल में यूज नहीं करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज नहीं करते। आयोडीन, आयोडीन क्या है? आयोडीन की अगर आपके फूड में डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको गॉइटर डिसीज हो सकती है। ये आपको याद रखना है, ये एक अलग से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आयोडीन,
आयोडीन की अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको गोइटर हो जाता है, आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलने लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो एंटीसेप्टिक डेटॉल में यूज होता है वो है क्लोरोक्सीलेनॉल, क्लोरोक्सीनेनॉल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है डेटॉल लेनॉल दोनों राइमिंग वर्ड दिख रहे हैं, तो आप उस तरीके से उसे याद रख सकते थे, C8H9C10। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है तो आप इसे नहीं भी रखेंगे याद तो भी चलेगा, इसका फॉर्मूला कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेटॉल भी हमारी डेली लाइफ की एक नीड है। तो सारी बातें हम ये पढ़ रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स आप कौन कौन से डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए रहते हैं, ये हम ये दोनों पार्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ रहा है विच कंपाउंड इज यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर इन वॉशिंग डिटर्जेंट। अब हार्ड वाटर क्या होता है, उसमें कौन से सॉल्ट होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्ड वाटर वो होता है कि आप कितना भी उसमें डिटर्जेंट डाल लीजिए, कितना भी सोप डाल लीजिए, लेकिन उसमें फोम नहीं आता है, उसमें लेदर नहीं आता है, उसमें झाग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रहते हैं। हार्ड वाटर में क्या रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट रहते हैं। अब हार्ड वाटर को आपको क्या करना है? सॉफ्ट बनाना है या उसकी हार्डनेस को रिमूव करना है, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? वॉशिंग सोडा मिलाते हैं। क्या मिला देते हैं? वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। वॉशिंग सोडा क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को कम करता है और उसकी जगह पर सोडियम सॉल्ट्स आ जाते हैं। क्या बोला मैंने? हार्ड वाटर जो रहता है उसमें फोम नहीं आता है, उसमें लेदर नहीं आता है, उसमें क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो अगर हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को हटाना है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, जो उसकी हार्डनेस को कम कर देता है। उसमें सोडियम के सॉल्ट आ जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हट जाते हैं। तो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि वॉशिंग सोडा क्या होता है? हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO3। इसमें बाय नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। जिसमें बाय होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है, जैसे कि ये जो लिखा है जिसमें बाय होता है, ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में। तो हम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लिए, इसके पहले वाले में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम देखा था। आई होप आपको सारी बातें याद होगी। तो मैं सीमेंट की अगर बात करती हूँ तो सीमेंट बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो जरूरत पड़ती है वो होता है लाइमस्टोन। किसकी जरूरत पड़ती है? लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। और लाइमस्टोन और कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन को क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट तो हमने जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ा था, इसे हटा देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट मेन इंग्रेडिएंट रहता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो उसका क्या होने लगता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या होने लगता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होने लगता है। और ये क्या बना लेता है? क्विक लाइम बना लेता है। थर्मल डिकम्पोजिशन होके क्या बना लेता है? क्विक लाइम बना लेता है, यानी कि CaO बना लेता है। फिर CaO के साथ हम सिलिका भी मिलाते हैं, एल्यूमिना भी मिलाते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा सीमेंट बन जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार वापस से देख लेते हैं कि सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसको हीट करते हैं, उसको एक बड़ा सा किल्न रहता है, उसमें हीट किया जाता है। फिर उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, वो ब्रेक होता है और क्विक लाइम बनता है CaO। CaO के साथ हम सिलिका मिलाते हैं, हम एल्यूमिना मिलाते हैं और फिर क्या बन जाता है? सीमेंट बन जाता है। लेकिन सिलिका और एल्यूमिना नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका कैल्शियम कार्बोनेट होना ज़्यादा जरूरी है। बिना उसके आप सिलिका और एल्यूमिना को कहाँ पर मिक्स करेंगे? इसीलिए हमें मेन कंपाउंड के बारे में बताया था, तो हम आंसर हमने बी किया। लेकिन ये दोनों भी सीमेंट में मदद करते, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स।
रॉकेट्स, अब हम कुछ भी चलाते हैं तो उसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है। आप कार चलाते हैं तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से रॉकेट्स के लिए कौन से फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको याद रखना है कि उसमें हम मिथेनॉल तो यूज नहीं कर सकते, उसमें मिट्टी का तेल यूज नहीं कर सकते, उसके बाद इथेनॉल का यूज नहीं कर सकते, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे लाइट है, सबसे हल्की है, सबसे हल्की है, सबसे पहले नंबर पर आती है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट है और इसकी एफिशिएंसी की वजह से इसको रॉकेट्स में यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, लेकिन लिक्विड फॉर्म में किया जाता है। ठीक है। अब अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात निकली है तो एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, और जिसकी डिस्कवरी हेनरी मोसले ने की है। किसने की है? मोसले ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल भी बताऊंगी, लेकिन अभी बात निकली थी तो पहले नंबर पर जो हाइड्रोजन आता है, ये हम सारी बातें पीरियोडिक टेबल में आगे कुछ चैप्टर्स में करेंगे। सारे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन से मेटल है, कितने मेटल होते हैं, कितने नॉन मेटल होते हैं, कितने मेटलॉइड्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बातें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इसमें बोल रहा है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है या जब फ्रूट्स की राइपनिंग करना रहता है तो हम एक प्लांट हार्मोन का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करते, नाइट्रोजन का नहीं करते, ऑक्सीजन का नहीं करते, इथाइलिन का यूज किया जाता है। जब फ्रूट की राइपनिंग होती है तो उसका कलर चेंज होता है। जैसे आपने बनाना देखा होगा, कच्चा बनाना और पका हुआ बनाने में स्मेल भी चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज रहता है, कलर भी चेंज होता है, क्योंकि राइपनिंग ऑफ फ्रूट के समय इथाइलिन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? इथाइलिन गैस रिलीज होती है। और अगर हमें आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाना है, अगर हमें आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाना है फ्रूट्स की, आर्टिफिशियल राइपनिंग अगर फ्रूट्स की करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर का होगा, नीले रंग का होगा ब्लू विट्रियोल। तो यहाँ पर आपको आंसर वैसे दिख गया है, लेकिन इसे कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल है? 5। ये आपसे एग्जाम में पूछता है, पूछा भी गया है कि ब्लू विट्रियोल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए रहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स आपको वाटर के दिख रहे हैं, क्योंकि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको आप जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्रिस्टल्स में बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। तो ये जो अलग से मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं वाटर के, इसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये पूछा जाता है कि जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 2। ब्लू विट्रियोल में कितने हैं? 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं? हाफ। तो ये सारे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसमें कितने मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस कॉपर सल्फेट को ही हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद रखना है। और ये इसका क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो कि एक फिजिकल चेंज है, जो कि किसके अंदर आता है? फिजिकल चेंज के अंदर आता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। बस फिजिकल चेंज क्या होता है? उसके स्टेट में चेंज होता है, उसके स्टेट में चेंज होता है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ऐसा होता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। तो जब आप कॉपर सल्फेट लिक्विड है, जब आप उसे गर्म करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, केवल उसके स्टेट में चेंज आता है। तो इसीलिए कैसा है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस टू इनिशिएट इग्निशन। सेफ्टी मैचेस, आप मैच स्टिक का यूज करते हैं। मैच स्टिक का जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है, जिसके ऊपर आप स्टिक को रब करते हैं। तो जो रेड कलर का रहता है, जिसकी वजह से इग्निशन होता है, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? रेड फॉस्फोरस है। वो क्या रहता है? रेड फॉस्फोरस रहता है। और जो आप स्टिक का यूज करते हैं,
ये जो स्टिक पर रहता है ये क्या रहता है, सल्फर रहता है। स्टिक पर क्या रहता है, सल्फर रहता है। तो जब रेड फॉस्फोरस और सल्फर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते तो इग्निशन होता है, आपको मैच स्टिक बर्न होती हुई दिखाई देती है। तो आपसे पूछा है कि जो इनिशिएट करता है इग्निशन को, जो मैच स्टिक में कंपाउंड यूज होता है वो कुछ और नहीं है, रेड फॉस्फोरस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। रेड फॉस्फोरस जो मैच स्टिक के रबिंग एरिया पे रहता है वो हमारा रेड फॉस्फोरस रहता है, और लाल कलर का रहता है। आपको देखेंगे, आप देखना घर पे जाके, मैच स्टिक का जो रबिंग एरिया रहता है थोड़ा ब्राउन या रेड कलर का रहता है, उसमें रेड फॉस्फोरस यूज होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल इन बेकिंग पाउडर। अब देखिए, बेकिंग सोडा हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, बेकिंग पाउडर अलग है, ठीक है। आप दोनों का इस्तेमाल केक्स में फ्लफी बनाने के लिए करते हैं, ये मैंने आपको बेकिंग सोडा में बताया था। बेकिंग सोडा में अगर आप एक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम था। बेकिंग सोडा यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, आप देखिए जल्दी से ऑप्शन में। सोडियम कार्बोनेट तो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा में जब आप टार्टारिक एसिड मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में जब आप क्या मिलाते हैं, टार्टारिक एसिड मिलाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टार्टारिक एसिड हमने किस में पढ़ा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। जो टैमेरिंड में पाया जाता है, जो ग्रेप्स में पाया जाता है, वो हमारा टार्टारिक एसिड रहता है। और टार्टारिक एसिड और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी बहुत अच्छे से आपको देखना है क्योंकि कंफ्यूजन होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम में भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्विक लाइम की। क्विक लाइम मैंने आपको बताया था अभी कि सीमेंट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया जाता है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, फिर क्विक लाइम बनता है। तो वही क्विक लाइम को हम लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा क्या है, स्लेक्ड लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा क्या है, स्लेक्ड लाइम है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि स्लेक्ड लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या है, क्विक लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, लाइमस्टोन, ठीक है। सब लाइम लाइम करके आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज रहेंगे तो एग्जाम में गलती ज्यादा होगी। क्विक लाइम से स्टार्ट करना और लाइम स्टोन में जाकर खत्म करना, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोल रहा है विच केमिकल गिव्स चिली इट्स स्पाइसीनेस। आप देखना कि मिर्च में जो स्पाइसीनेस रहती है, ठीक है, जब आप उसे खाते हैं तो आपके टंग में जो स्पाइसीनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, जो सेंसेशन बर्निंग होती है वो किसकी वजह से होती है, कैप्सेसिन की वजह से। किसकी वजह से होती है, कैप्सेसिन की वजह से। चिलीज में कौन सा कंपाउंड रहता है, कैप्सेसिन होता है। जैसे ही वो माउथ में जाता है, जब वो हमारी सलाइवा से मिक्स होता है तो वो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, वहाँ पे हमें स्पाइसीनेस लगने लगती है। तो किसकी वजह से लगती है, कैप्सेसिन की वजह से। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव। फर्टिलाइजर्स जो हम फील्ड्स में यूज करते हैं, जो खेतों में यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव्स का यूज आपको पता है कि कहाँ पर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, 3 कंपाउंड्स रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन क्या करता है, अब फर्टिलाइजर्स में ये 3 चीजें क्यों डाली जाती है, ये 3 चीजें क्या क्या काम करती है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो नाइट्रोजन आपके लिए क्या करता है, अप करता है। एक ट्रिक है छोटी सी, ये छोटी सी ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का काम याद हो जाएगा।
नाइट्रोजन क्या करता है, अप करता है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर पर क्या होता है, अगर मैंने कोई पौधा बनाया है, कोई पौधा बनाया है, तो ये वाला जो पोर्शन रहता है अप रहता है, ये वाला पोर्शन क्या रहता है, अप रहता है। तो जो लीव्स की डेवलपमेंट करता है, जो लीव की डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। फॉस्फोरस क्या करता है, डाउन करता है। फॉस्फोरस क्या करता है, डाउन करता है। डाउन नीचे पर क्या रहता है, उसकी रूट्स रहती है, नीचे पर क्या रहता है, रूट्स रहती है। तो रूट्स की डेवलपमेंट, रूट्स की डेवलपमेंट कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। और पोटेशियम का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर। पोटेशियम का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर, यानी कि जो यहाँ पर स्टेम है, जो उसका बार्क है, और भी जो चीज बची हुई है वो कौन डेवलपमेंट करता है, पोटेशियम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और तीनों क्यों डाले जाते हैं, उनके काम क्या है, तो आप अप, डाउन और ऑल ओवर से याद रख सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन का तो कहीं पर यूज नहीं है, मीथेन का भी नहीं है। किसका यूज किया जाता है, अमोनिया का यूज किया जाता है। अब ये अमोनिया क्या है, ठीक है, अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिक्स करते हैं तो ये क्या बना लेता है, अमोनिया बना लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने के लिए जो प्रोसेस का यूज करते हैं वो हेबर्स प्रोसेस रहता है। और अमोनिया का यूज फिर फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स में अमोनियम नाइट्रेट का किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स में अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट भी किससे बन रहा है, अमोनिया से ही बन रहा है। ठीक है, तो सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पूरे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। दोनों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। और एक और बात आपको याद दिला देती हूँ कि एडुटैप के पास आपके लिए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, जो बच्चे अभी बिगनर है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, आपके जॉब के चलते या कोई भी दिक्कत के चलते आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आपके लिए मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारे PYQs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है कि जिनकी GS की तैयारी हो गई है लेकिन वो कोई स्पेशल कंपोनेंट की तैयारी करना चाहते हैं, एक आध कंपोनेंट बच गया है और केवल उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है। और तीसरा, जिनकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, बस वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज है, जिससे वो अपने टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए एडुटैप में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। आपको जो भी कोर्स देखना है, जो भी कोर्स परचेज करना है, एडुटैप के साथ जुड़ सकते हैं। और ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।